मैं पंकज सिंह आज फिर आप सभी के समक्ष पॉलिटी की जो सीरीज हमने चालू की है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अगला लेक्चर में लेकर आया हूं। जैसा कि पिछला लेक्चर जिसमें हमने पार्ट्स अर्थात भाग और शेड्यूल्स अर्थात अनुसूचियों का अध्ययन किया था, जिसके तहत मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अगर आज वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 25 भाग हैं, ठीक है, और 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो उसी आधार पर आज हम पहले भाग पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे, जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं और ये 4 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम इनका विधिवत अध्ययन करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि यहाँ से आयोग जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 4 पार्ट्स में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो समझिएगा। और जितने भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट हैं वो सारे मैं आपको बताता चलूंगा कि इनमें से कहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो आप विधिवत तरीके से नोट डाउन करते रहिएगा। इसी कड़ी में हम आर्टिकल 1 अर्थात भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे और संघ एवं राज्य क्षेत्र अर्थात भाग 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कितने तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें हम अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे पहले। तो अनुच्छेद 1 कहता है संघ के क्षेत्र का नाम, अर्थात संघ के क्षेत्र का नाम अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा भारत है, अनुच्छेद 1 में भारत के नाम की बात की गई, जिसमें भारत तथा इंडिया की बात की गई। अब समस्या आ गई कि इंडिया और भारत दो नाम कैसे आ गए। तो जब हमारी संविधान सभा चल रही थी तो उस समय जब बात नाम की आई तो जो हिंदी प्रांत के लोग थे उन्होंने भारत नाम को सुझाया, लेकिन जो लोग अन्य प्रांतों से संबंधित थे, अन्य भाषाई क्षेत्रों से, तो उन्होंने इंडिया नाम को सुझाया। जिसकी वजह से संविधान सभा की समिति ने यह निर्णय लिया कि हम अपने संविधान में अपने देश के 2 नाम देंगे, भारत और इंडिया। इसीलिए आपको संविधान में मिलेगा भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला गया इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत और इंडिया, इसके 2 नामों की बात की गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा कि हमारे संविधान में हमारे देश के कितने नामों का उल्लेख किया गया, तो 2 नामों का उल्लेख किया गया। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं काफी कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे देश में इंडिया और भारत को नाम लेकर। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी है 2-3 दिन पहले की खबर है कि एनसीईआरटी का ये आदेश आया है कि एनसीईआरटी की जितने भी बुक हैं जहां पर इंडिया इंडिया शब्द लिखा गया है हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में, वहां पर इंडिया की जगह भारत मिलेगा। अर्थात एनसीईआरटी ने अपने जो भी इनका पाठ्यक्रम है उनके जितने भी, तो उसमें भी इंडिया की जगह भारत लिखेंगे। जैसा कि आपने पिछले महीने देखा भी कि G20 शिखर सम्मेलन था, उसमें भी इंडिया शब्द जहां जहां इस्तेमाल होना था हर जगह आपको भारत शब्द दिख रहा था। तो ये एक राजनीतिक पहलू है। तो जैसा कि हमारे संविधान सभा में और अनुच्छेद 1973 में केशवानंद भारती केशवाद जबाया, तो उसमें बताया गया कि आप संविधान में हस्तक्षेप कर सकते, प्रस्तावना में भी परिवर्तन ला सकते, परिवर्तन कर सकते, लेकिन संविधान में परिवर्तन वहीं तक मान्य है जहां तक उसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई बदलाव न हो। अर्थात आप मूल ढांचे में जो आधार स्तंभ है उन पे किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा। और ये सारे परिवर्तन इस संविधान के संशोधन होंगे अनुच्छेद 368 के तहत किए जाएंगे, ठीक है। तो आइए, तो इनमें भारत के 2 नाम मिलते हैं आपको। कौन कौन से 2 नाम है आपको मैं बता दूं, एक इंडिया, दूसरा भारत। इंडिया और भारत, क्लियर। इन भारत और इंडिया को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे देश में, तो इसमें कुछ ज्यादा सुर्खियों में आयोग किसी भी एग्जाम में पूछा जाने का 100% चांसेस है इसके। दूसरी चीज, संघ क्या होता है पहले आप ये जाने। संघ की इंग्लिश होती यूनियन, ठीक। अब आप 3 शब्द यहाँ पर जाने, इनका मतलब क्या होता है। एक शब्द है संघ, ठीक है,
दूसरा है परिसंघ, तीसरा है महासंघ। क्लियर? संघ, परिसंघ, महासंघ। को संघ को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, इनको बोलते हैं फेडरेशन, इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। क्लियर? अब आइए देखते हैं संघ एक्चुअली में भारत कैसा है? भारत राज्यों का एक संघ है। किस शब्द की बात की गई? संघ की बात की गई। और कि एक तो भारत का नाम बताया गया है, नाम कौन कौन से है? इंडिया और भारत। तथा इसमें यह बताया गया कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है? हमारे संविधान की प्रकृति संघात्मक है। कैसी? संघात्मक है। जैसे कि पहले लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया संघात्मक, जिन देशों में संघात्मक प्रकृति पाई जाती है, अर्थात जो भी संविधान में 5 तत्व पाए जाते हैं वो संघात्मक संविधान होता है। वो 5 तत्व कौन से? DSWRA। डी यानी डिस्प्यूट ऑफ पावर अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एस सुप्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान ही सर्वोच्च होता है। W रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लिखित संविधान होता है। R रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात कठोर संविधान भी होना चाहिए। A अथॉरिटी ऑफ कोर्ट अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनको प्राधिकार, कुछ अपने अधिकार होते हैं। तो ये 5 आधारों पर संघात्मक प्रणाली टिकी होती है। किसी भी देश में अगर ये 5 तत्व दिख रहे हैं तो आप ये जान लीजिए वो संविधान संघात्मक है। और डी अर्थात इसकी तो मूल जो स्तंभ है शक्तियों का विभाजन ही है। तो आइए, संघ भारत कैसा है? संघीय राज्य है। और यहाँ की प्रकृति कैसी है? हमारे संविधान की संघात्मक है। असंघ का तात्पर्य होता है इसमें जो, जैसे हमारे देश में आप देखते हैं केंद्र अर्थात सेंटर और स्टेट, 2 शब्द आपको मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों शब्दों में जो केंद्र होता है, संघ, जिस देश में संघीय प्रणाली होती है, संघात्मक प्रणाली होती है, वहां पर शक्तियों का विभाजन होगा। अर्थात केंद्र की बात भी शक्तियां होंगी अपनी और राज्य की बात शक्तियां होंगी। और इस शक्तियों के विभाजन कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है शक्तियों के विभाजन कौन करता है, तो संविधान करता है। लेकिन जो संघीय देश होते हैं उनमें जो केंद्र होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है स्टेट की अपेक्षा। स्टेट और केंद्र अर्थात राज्य और संघ दोनों के पास शक्तियां होती हैं, लेकिन जो केंद्र होता है वो राज्य की तुलना में ज्यादा पावरफुल होता है। और संघात्मक प्रणाली जो भी होती है अर्थात संघीय जो देश होते हैं, यहाँ पर अर्थात यूनियन कंट्री जितने भी होते हैं, यहाँ पर जो स्टेट होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं किसी भी हाल में। जिसकी वजह से ये बताया गया है कि जो शक्तियों का विभाजन है उसमें जो शक्ति है वो केंद्र की ओर वो ज्यादा झुकी हुई है अपेक्षा राज्य की। क्लियर? ये संघीय प्रणाली की बात समझ में आई। संघीय प्रणाली में कुछ भी हो जाए, संघ राज्य को खत्म कर सकता है, संघ राज्य को छोटा कर सकता है, संघ राज्य को बड़ा कर सकता है, लेकिन राज्य किसी भी प्रकार से संघ से अलग नहीं हो सकते किसी भी हालत में। इसीलिए आप देखिए भारत में अगर संघीय प्रणाली नहीं होती तो भारत में कई सारे देश बन चुके होते। आइए आगे, फेडरेशन। फेडरेशन में जैसे आप देखें इसमें केंद्र और स्टेट दोनों ही लगभग बराबर सिचुएशन होते हैं, दोनों के पास बराबर पावर होती है। और यहाँ दोनों के बीच किसी प्रकार का राज्य और केंद्र के बीच कोई संवैधानिक समझौता नहीं रहता है। यहाँ पर संवैधानिक समझौता रहता है। जैसे अमेरिका जो एक देश है यूएसए, वो 50 राज्यों के एक समूह है। वहां पर परिसंघीय प्रणाली है, परिसंघीय प्रणाली है। हमारे यहाँ संघीय प्रणाली है। ठीक है, तो वहां पर राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के बीच इसलिए कुछ सीमाएं होती हैं जिनके साथ संधियां होती है, उसके तहत दो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अर्थात अगर उन संधियों के तहत बात नहीं बनती है तो राज्य केंद्र से अलग होने के पास उनके पास पावर होती है। क्यों? क्योंकि लगभग दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं। महासंघ, कॉन्फेडरेशन में क्या होता है? केंद्र कमजोर होता है स्टेट की अपेक्षा। केंद्र क्या होता है? कमजोर होता है।
तो केंद्र के पास कम पावर होती है, राज्यों के पास ज्यादा पावर होती है, तो ऐसे देशों को महासंघ या महासंघीय प्रणाली या कॉन्फेडरेशन कंट्रीज बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे तो हमारे अनुच्छेद 1 में 2 बातें की गई हैं, एक देश के नाम इंडिया और भारत, तथा दूसरा नाम कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी होगी, वो संघात्मक प्रणाली होगी, संघीय होगी। ठीक है, इन 2 बातों की बात की गई है। इतनी बात समझ में आई? आर्टिकल 1 में अगला आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2, इसमें नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना, उनके संगठन की बात की गई है। ठीक, अब आइए ये बात समझिए आप पहले, क्योंकि 2 और 3 बहुत कंफ्यूजिंग आर्टिकल हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप जरा भी चूक गए तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक, आप गारंटी में दे रहा हूं, आप कंफ्यूज रहेंगे, बातें दोनों आपको पता रहेंगी। आयोग जब भी 2 से क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन 3 भी रखेगा, 3 जब भी पूछेगा ऑप्शन में 2 भी रखेगा। तो इसलिए आप समझिए, 2 में देश के भूभाग का, भारत के जो क्षेत्रीय भाग है, क्षेत्रफल है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके बाहर किसी राज्य, कोई राज्य है, कोई भूमि का टुकड़ा है, कोई राज्य है, वो अगर भारत में शामिल होना चाहता है तो वो जो शामिल होगा भारत के भूभाग के बाहर, भारत की सीमा में प्रवेश होना चाहता है, वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। किसके तहत होगा? 2 के तहत। अब 2 के तहत तो शामिल हो जाएगा, उसकी स्थापना हो जाएगी। इसके तहत आप एग्जाम्पल लेंगे सिक्किम का। किसका नाम लेंगे आप? सिक्किम। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो उस समय सिक्किम में चोंग्याल की इसका शासन था। किसका शासन था? चोंग्याल का। चोंग्याल शासन था सिक्किम में। और आजादी के बाद सिक्किम की रक्षा, सुरक्षा, विदेशी हर प्रकार से इसकी गारंटी भारत ने ले ली थी 1947 से। लेकिन 1947 होते करते 1974 आया, डिजिट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 1974 जब आया तो सिक्किम ने भारत में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई। लेकिन उसने कहा कि अभी तक आप जैसा करते आ रहे हैं, मान सकते हैं कि आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन क्या पता आप एक लालच बस कर रहे हो कि आज नहीं तो कल सिक्किम उसमें मिल जाएगा, फिर मैं अपने हिसाब से सिक्किम पे अधिकार जताऊंगा। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर हम कैसे आपसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ संघ तो अलग हो नहीं सकता है स्टेट से केंद्र से। तो भारत के में कहा गया कि ठीक है, आप भारत में अभी केवल शामिल होइए, समझौते के तहत केवल आप प्रवेश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप भारत में अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस कर रहे हैं, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को नुकसान पहुंच रहा है, उसकी अवहेलना की जा रही है, तो आप फिर से अलग हो जाना, आप स्वतंत्र हो जाना। तो कहा ठीक है। तो जिसके तहत 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया, जिसके तहत सिक्किम भारत में प्रवेश किया, भारत में प्रवेश कर लिया। ठीक, लेकिन ये इसके तहत भी यहीं पर 1974 35वें संविधान संशोधन जब सिक्किम भारत में प्रवेश किया तो यहां पर एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 2 का, के तहत सिक्किम भारत में एक संबद्ध राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि आर्टिकल 2 का तभी तक चलता जब तक सिक्किम एक संबद्ध राज्य के रूप में रहता समझौते के तहत। लेकिन सिक्किम को लगा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं, किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा भारत, और भारत में हम अपने आप को ज्यादा स्वतंत्र और रक्षात्मक महसूस कर रहे हैं। ठीक है, रक्षा की दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो इसने फिर 1975 में एक ही वर्ष उपरांत 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का राज्य बन गया। सिक्किम भारत के राज्य। तो ये दोनों पॉइंट पर पूछे जाते हैं कि सिक्किम किस संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल हुआ। तो आपको पता होना चाहिए 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम भारत में शामिल तो हुआ, लेकिन भारत में राज्य के रूप में उसको दर्जा कब मिला? 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, जब भी आगे आइए,
तो यहाँ पर हम अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी राज्य के बाहरी सीमा के बाहर जो भी देश है, कोई भी प्रदेश है, कोई भी भूभाग है, भारत में शामिल हो सकता है, उसको प्रवेश करा सकते हैं, लेकिन और स्थापना भी कर सकते हैं। लेकिन अब अनुच्छेद 3 सुनिए। अनुच्छेद 3 का काम है कि भारत देश के अंदर जो भी राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन, उनके सीमा में परिवर्तन, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन, उनको छोटा बड़ा किए जाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 3 के तहत आप समझिए। अब जैसे सिक्किम अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल हो गया, ठीक, तो अब सिक्किम भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक। तो अब अनुच्छेद 3 के तहत हम सिक्किम के चाहे 4 भाग कर लें, चाहे 5 भाग कर लें, या सिक्किम में अन्य राज्यों को, अन्य भूभागों को जोड़कर कि एक छोटा सा भाग हम अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम ऐड कर दें, थोड़ा सा असम से जोड़ के ऐड कर दें, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल से जोड़ के ऐड कर दें, ठीक है, जिसकी वजह से सिक्किम एक्चुअली में और बड़ा भूभाग, बड़ा राज्य बन जाए। ये अब अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। लेकिन अनुच्छेद के तहत सिक्किम से 2 राज्य कर सकते हैं, सिक्किम के सीमा छोटी कर सकते हैं, सिक्किम का नाम बदल सकते हैं, ये अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। लेकिन 2 के तहत केवल 2 के तहत नाम तो 2 है, लेकिन क्या करेंगे? 2 को 1 में कर लेंगे। अर्थात कोई दूसरा राज्य है, कोई दूसरा प्रदेश है, भारत के भूभाग के बाहर उस भाग में शामिल होना चाहता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत हम उसको भाग में प्रवेश करा लेंगे, उसकी स्थापना करा लेंगे। बात समझ में आ गई? आगे अनुच्छेद 3 में सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन। जैसे आप देखते रहते हैं कि हाँ, अब यहीं पर आप समझ लीजिए एक बात और, कि जब 1947 हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हो गया, अर्थात संविधान लागू हो गया पूर्ण तरीके से और हम गणतंत्र देश हो गए 26 जनवरी 1950 से, जिसके जैसे प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आइए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे राज्यों के साथ, उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन, ठीक है, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन, या कोई बाहरी भाग, भूभाग, बहुत भारी क्षेत्र भाग में शामिल किया जाएगा, वो ये सभी अनुच्छेद 4 में बताया गया कि अनुच्छेद 4 आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन करेगी, जो भी यहाँ पर संशोधन करेगी, वो अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाला संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। रीजन, हमारे यहाँ 2 प्रकार के सिस्टम चलते हैं, एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, एक साधारण प्रक्रिया के तहत। साधारण बहुमत और दूसरा है संवैधानिक प्रक्रिया। संवैधानिक प्रक्रिया अर्थात 368 के तहत, संविधान संशोधन 368 के तहत के संवैधानिक प्रक्रिया बोलते हैं। साधारण बहुमत में तात्पर्य है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी किसी भी राज्य में परिवर्तन किया जाएगा, उसकी सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, कुछ भी किया जाएगा, वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साधारण बहुमत के तहत संसद के पास ये अधिकार है। नए राज्य का गठन, किसी भी दूसरे भारत की सीमा के बाहर से भारत के प्रवेश में कराने के लिए उस राज्य का गठन, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, ये सब संसद के पास अधिकार है। किसके पास अधिकार है? संसद के पास है। मोटे मोटे अक्षरों में ले लीजिए, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारा अधिकार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे, वो अधिकार किसके पास होंगे? वो अधिकार हमारी संसद के पास अर्थात पार्लियामेंट के पास होंगे। संसद किनसे मिलकर बनती है? संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति इन दोनों ही सभाओं का ये भाग सदस्य नहीं होता, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा का। तो ये जब 2 और 3 के तहत जब अनुच्छेद 3 के तहत 2 के तहत हम बाहरी राज्य को, बाहरी भूभाग को भारत में सब प्रवेश ही कर रहे हैं। भारत में प्रवेश होने बाद अनुच्छेद 3 के तहत जब किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हम कर रहे हैं, तो संसद को यह अधिकार है कि पहले वो राष्ट्रपति सम्मति लेगी। पहला पॉइंट लिख लीजिए, राष्ट्रपति सम्मति लेगी। फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद संसद मतलब लोकसभा पावरफुल होती, राज्यसभा यहाँ पर साधारण बहुमत में
यहाँ पर दोनों ही सदनों को बराबर अधिकार है, लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बराबर अधिकार है। लेकिन लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होने की वजह से ये जो चाहती वो करवा लेती है राष्ट्रपति से, संसद के माध्यम से। ठीक है, तो फिर संसद जो है राष्ट्रपति से टेलीफोनिक या लेटर के रूप में, पत्र के रूप में उस राज्य को संदेश भिजवाती है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में कोई एक नया राज्य बनाया जाए उत्तर प्रदेश का, तो अब पहले राष्ट्रपति जी उस राज्य को संदेश भेजा जाएगा राष्ट्रपति के माध्यम से, काम कर संसद करेगी, क्योंकि लोकसभा राज्य प्रधानमंत्री के अधिकार में चलता है, तो जो भी पार्टी होगी वही करेगी। तो उस राज्य को एक निर्धारित समय सीमा बता दी जाती है, तो 14 दिन का समय निर्धारित होता है कि 14 दिन के अंदर वो राज्य उसके मान लो नाम में परिवर्तन किया जा रहा है या इसकी सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये संदेश उसको भेजा जाता है औपचारिक रूप से। अगर वह राज्य को किसी भी प्रकार से उसको असुविधा है, किसी प्रकार कोई समस्या है और वो अपने राज्य का परिवर्तन नहीं कराना चाहता है, नाम परिवर्तन नहीं कराना चाहता है, एक राज्य के 2 राज्य नहीं होने देना चाहता है, उसका विभाजन नहीं चाहता है, तो किसी प्रकार कोई समस्या है तो अपने जवाब में दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर राज्य कुछ भी नहीं जवाब दे रहा है, कुछ भी नहीं जवाब है, अर्थात यहाँ पर राज्य न्यूट्रल है, ठीक है, तो यहाँ पर संसद ये मान लेती है कि जो हम चाह रहे हैं राज्य भी वही चाह रहा है कि हमारे नाम में परिवर्तन कर दिया जाए या हमारे राज्य के 2 भाग कर दिया जाए। अगर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है 14 दिन तक वो राज्य, तो ये संसद मान लेती है जो हम चाह रहे हैं वही वह राज्य भी चाह रहा है। ठीक, दूसरी चीज, अगर उस राज्य सीमा में परिवर्तन नहीं चाहता है, नाम में परिवर्तन नहीं चाहता है, ठीक है, तो ये अगर वो लिखकर जवाब दे भी रहा है तो संसद, मैंने बताया था औपचारिक रूप से, ये सारी प्रक्रिया औपचारिक रूप से संसद कर रही है। संसद स्वतंत्र है, वो चाहे तो राज्य की बात को माने अन्यथा न माने। अगर संसद ने ठान लिया कि इनके भाग 2 टुकड़े करने तो 2 टुकड़े कर सकती है। आप कितना हाथ पैर सिर पटके, वो चाहते हैं नाम में परिवर्तन करेंगे राज्य के, तो नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो ये सारा अधिकार किसके पास? संसद के पास है। फिर उसके बाद आप समझिए, नाम परिवर्तन वाली बात सबसे पहले 1950 में पहला और राज्य बताइए जो जिसका नाम परिवर्तन किया गया। तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश किया गया। फिर दूसरा राज्य जिसके नाम में परिवर्तन किया गया वो राज्य है मद्रास। मद्रास का नाम 1969 में परिवर्तित किया गया और मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। फिर उसके 4 वर्ष बाद 1973 में 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। फिर उसके बाद 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। तो कुछ इस प्रकार के नाम परिवर्तन हुए हैं। फिर उसके बाद जैसे नए राज्यों का गठन, जैसे महाराष्ट्र से, बंबई से, गुजरात का अभी वो पॉइंट हमारा है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद 1947 के बाद हमारे देश में मांग उठी कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए। किसके आधार पर किया जाए? भाषाई आधार पर किया जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक समिति बनाई जिसका नाम है एसके धर समिति। एसके धर समिति, ठीक है, एसके धर समिति बनी 1948 में गठित की गई। ये जून के महीने में गठित की गई थी एसके धर समिति, और ये बताया गया, इनको ये कहा गया कि आप ये सर्वे कीजिए इसके साथ। इनकी अध्यक्षता में बनी थी, इसलिए इनके नाम से समिति का नाम हो गया। एसके धर किस अध्यक्षता में बनी थी? जिसको धर समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर समिति बोलते हैं। यही समझ लीजिए, बार बार क्या लिखूं मिटाऊं, धर समिति बोलते हैं। लेकिन इसके अध्यक्ष एसके धर थे, इसलिए एसके धर के नाम पर इस समिति का नाम धर समिति हो गया। 1948 में इसका गठन किया गया इस समिति का, जिसकी वजह से, और इनको कहा गया कि आप सर्वे कीजिए कि देश में क्या भाषा के आधार पर राज्य को गठन किया जा सकता है, क्योंकि ये डिमांड अरुणाचल प्रदेश उठी थी, आंध्र प्रदेश उठी थी। और आंध्र प्रदेश ने कहा था कि मुझे तमिल भाषा से अलग करके मुझे एक नए भाषाई आधार पर मैं एक नए राज्य का पुनर्गठन कर दिया, रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए मेरा। तो इसके लिए एसके धर समिति 1947 में
जून में गठित की गई, तो इन्होंने दिसंबर में 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने बताया सरकार को कि भाषा के आधार पर किसी भी नए राज्य का गठन करना सही नहीं होगा, तो इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। फिर दूसरी समिति सरकार ने, उसके बावजूद फिर और ये मांग और तेज हो गई, क्योंकि जब लोगों जनमानस के खिलाफ अधिकार कोई भी आदेश पारित हो गया तो जनता और आक्रोशित होकर ये आंदोलन और छिड़ गया भाषा के आधार पर नए राज्य पुनर्गठन। इसके लिए एक नई समिति दिसंबर में फिर गठित की सरकार ने, जिसका नाम है जेवीपी समिति। जेवीपी की समिति का फुल फॉर्म है जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी से पट्टाभी सीतारमैया। जब दिसंबर महीने में 1948 में, डेट याद रखिएगा और नोट डाउन करते रहिए, जेवीपी समिति भी गठित की गई दिसंबर महीने में 1948 में। ठीक, और 1947 के आधार पर फिर इनसे कहा गया कि आप भी वही काम कीजिए। क्या एसके धर साहब ने जो रिपोर्ट सौंपी उसके आधार पर इनका यह मानना है कि देश में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना उचित नहीं होगा। तो इन्होंने भी अपना सर्वे किया, लोगों के बीच गए, जनमत लिया, फिर इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन सही नहीं है, इन्होंने भी कहा। लेकिन और इन्होंने रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी थी सरकार को। आज समस्या हो गई क्योंकि उधर जनता आक्रोशित होती जा रही है। लेकिन 1951 होते करते आया, जिसमें एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु जी का एक कहना, इन्होंने 56 दिन का अनशन किया, 56 दिन, ठीक है, और 56 दिन अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल अनशन पर बढ़ जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके आधार पर फिर सरकार ने आनन फानन में 1953 में भाषाई आधार पर तमिलनाडु से, या उसे मद्रास था, मद्रास से अलग करके एक नए राज्य का गठन किया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्लियर, ये लिख लीजिएगा। लेकिन फिर 1953 में ही, कब, 1953 में सरकार ने फिर एक समिति गठित की। उस समिति का नाम था फजल अली समिति। फजल अली समिति को भी यही कहा गया, आप भी सर्वे कीजिए और बताइए क्या भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन सही है। जिसके आधार पर 1953 में फजल अली की समिति में 2 और अन्य लोग थे, ये अध्यक्ष थे, 2 लोग और थे। एक का नाम था के.एम. पनिक्कर साहब, और एक थे एच.एन. कुंजरुआ। ठीक, ये 3 लोगों की समिति थी। फजल अली अध्यक्ष थे, जिसलिए इसको फजल अली समिति नाम पड़ गया। के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू, इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को 2 साल बाद 1955 में सौंपी। ठीक है, सरकार को पेश की अपनी रिपोर्ट। इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, जिसके लिए फिर से अंततः राज्य पुनर्गठन आयोग, इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग, इसी को बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए समिति बनी थी, और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हो जाती है। 1956 में, ठीक है। 1953 में फजल अली समिति गठित की गई। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की, जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि हाँ, राज्य का गठन
एक राज्य एक भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। यह नहीं कि एक राज्य में कई सारी भाषाओं के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। एक राज्य आप बना रहे हैं तो उसको एक भाषा के आधार पर उसका गठन करें, ठीक है। फिर उन्होंने कहा राज्यों को सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने आधार पर वो स्वतंत्र हैं। फिर उन्होंने कहा राज्य की रक्षा की गारंटी केंद्र ले और राज्यों को शक्तियां सौंपे और राज्य अपना विकास स्वयं करें और जरूरत पड़ने पर केंद्र उनकी मदद करते। इससे राज्य भी स्वतंत्र रहेंगे और केंद्र पर भी भार थोड़ा कम रहेगा, जिसके आधार पर 1956 में अंततः राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, ठीक। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 1960 में बंबई से मलयाली और गुजराती मराठा, ठीक है, और मराठा भाषा और गुजराती भाषा के आधार पर बंबई राज्य का विभाजन हो जाता है। एक नए राज्य का गठन हो जाता है जिसका नाम है गुजरात। तो गुजराती बोलने वाले गुजरात राज्य में हो गए, उस क्षेत्र को गुजरात बोल दिया गया, और जहां पर लोग मराठा बोलते थे वो महाराष्ट्र हो गया। तो बंबई का नाम बदलकर महाराष्ट्र हो गया। ऐसे ही फिर 63 में आपके नागालैंड वगैरह ये राज्यों का गठन हो गया। इस प्रकार से फिर नए राज्यों का गठन होता रहा। ऐसे ही फिर 3 राज्यों के बारे में बहुत पूछता है आयोग, आपको पता होना चाहिए वो 3 राज्य कौन से हैं। जैसे वो 2000 में गठित हुए, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो 1 नवंबर को जो राज्य, जिस राज्य का विभाजन हो रहा है उस राज्य का नाम है आपका 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हो रहा है। नया राज्य कौन बन रहा है? मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़, ठीक। फिर उसके बाद 9 नवंबर 2000 को ही उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नए राज्य का गठन किया गया। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को ही बिहार राज्य से एक नए राज्य का गठन किया जाता है जिसका नाम है झारखंड। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया। फजल अली समिति के आधार पर फजल साहब की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1956 में। जितने भी आज मैंने पॉइंट पे बात की है ये सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों से मैं चाहता हूं इस लेक्चर को एक बार देखें और दूसरी बार इस पे आप नोट्स बनाएं और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कौन से पॉइंट आपके समझ में नहीं आए। अगर आप ये बता रहे हैं कौन से पॉइंट आपके समझ में नहीं आए तो मैं एक डाउट सेशन इसके लिए भी लेकर आऊंगा। जैसा कि मैं संविधान सभा से संबंधित जो भी जहां पर कंफ्यूजन होने वाली पॉइंट्स थे वो उन पर मैंने आपके लिए डाउट सेशन मैंने आपको लिए स्टार्ट कर रखा है। तो उन पॉइंट्स पे हमने बात की थी जहां जहां पे आपको डाउट हो सकता है। तो इस टॉपिक पर आपको जहां कहीं भी समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो अगले लेक्चर में हम इसका एक नया डाउट सेशन, एक नई क्लास स्टार्ट कर देंगे। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र की हमने बात कर ली। तो आज के लिए इतना ही। आज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।